हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा वीडियो बेस्ड होगा बेसिकली डीएनए लाइगेज एंजाइम पे कि डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या होता है और हमें क्यों यूज़ करते हैं और बेसिकली डीएनए लाइगेज एंजाइम की मैकेनिज्म क्या है। आज का पूरा वीडियो बेस्ड होगा उसके मैकेनिज्म के पाथवे पे कि डीएनए लाइगेज एंजाइम कैसे किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को, हमें पता है डीएनए लाइगेज एंजाइम है मतलब लाइगेशन कराने का काम करेगा। डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कराने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। तो कैसे वो डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट को लाइगेट कराएगा, कैसे उन दोनों फ्रेगमेंट के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। किसका फॉर्मेशन होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। क्योंकि हमें पता है कि जब डीएनए के फ्रेगमेंट होता है, डीएनए के बीच में निक का फॉर्मेशन होता है। यदि वह रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट हुआ तो निक का फॉर्मेशन हो सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन में हमें पता है कि डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है तो उसके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज यूज किया जाता है। डीएनए लाइगेज का यूज हमने देखा रेप्लिकेशन में भी होता है। डीएनए लाइगेज का यूज रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है डीएनए लाइगेज का। रिकॉम्बिनेशन में बेसिकली इसका वेक्टर्स को फॉर्मेशन करने में, क्लोनिंग वेक्टर्स को बनाने में किसका यूज किया जाता है? डीएनए लाइगेज का यूज किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दो एंजाइम्स पे ही मोस्टली बेस्ड है, डीएनए लाइगेज पे और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पे। और भी एंजाइम्स यूज होते हैं बट उनका मेन फोकस एंजाइम्स जो है वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम या न्यूक्लियोसिस एंजाइम और लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज का मतलब ही होता है दो चीजों को लाइगेट करना, जोड़ना। अब किस एंजाइम के थ्रू होगा? डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का होगा। कब? जब डीएनए के दोनों फ्रेगमेंट के बीच में निक का फॉर्मेशन हो जाता है या डीएनए के दो फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो जाते हैं या रेप्लिकेशन के टाइम पे जब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है तो उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को भी तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा लैगिंग स्ट्रैंड के टाइम। लीडिंग और लैगिंग दो स्ट्रैंड्स होता है तो लैगिंग स्ट्रैंड के टाइम जब उन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज किया जाता है। डीएनए लाइगेज एंजाइम की जो प्रोसेस होती है वो जनरली किस पर डिपेंडेंट है? एटीपी बेस्ड प्रोसेस है। उसमें एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी पे बेस्ड आपकी उसकी मैकेनिज्म पाथवे हम देखेंगे। डीएनए लाइगेज के समय में जनरली जो एटीपी बेस्ड प्रोसेस होती है, डीएनए लाइगेज जो हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं वो T4 डीएनए लाइगेज की स्टडी करते हैं। किसकी? T4 डीएनए लाइगेज की, जो एटीपी बेस्ड होता है, जो इशेरिया कोलाई से आइसोलेट की जाती है, ई कोलाई से आइसोलेट वाले डीएनए लाइगेजेस होते हैं, वो डीएनए लाइगेज एनएडीपी पे बेस्ड होते हैं। उनकी मैकेनिज्म किस पे बेस्ड होती है? जनरली एनएडी मैकेनिज्म पे बेस्ड होती है। हम जनरली बात करेंगे T4 डीएनए लाइगेज की, जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले डीएनए लाइगेज हैं। ठीक है, अब डीएनए लाइगेज की क्या है? डीएनए लाइगेज की बेसिक हमें पता है कि डीएनए लाइगेज किसकी तरह एक्ट करता है? मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह एक्ट करता है, जिसे क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूलर ग्लू। डीएनए लाइगेज का सबसे पहले सेकंड नेम क्या है? मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है। क्यों मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाएगा? क्योंकि दोनों फ्रेगमेंट को स्टिक करने का काम करेगा। ज्यादातर डीएनए लाइगेज क्या करते हैं? रिपेयरिंग में भी। आपको कहाँ कहाँ इनका यूज देख सकते हो आप? रेप्लिकेशन में डीएनए लाइगेज यूज होते हैं। रेप्लिकेशन में यदि डीएनए को रिपेयर करना हो, उनके बीच में फ्रेगमेंट्स ब्रेक हो गए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक हो गया है, तो रिपेयर में भी डीएनए लाइगेज यूज होंगे। रिकॉम्बिनेशन में भी डीएनए लाइगेज, रिकॉम्बिनेशन तो टोटली किस पे बेस्ड है? डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी में भी डीएनए लाइगेज बेस्ड है। मतलब आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं डीएनए लाइगेज जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। जीनोम, क्योंकि अगर वो रिपेयर रेप्लिकेशन हो रहा है तो वो डीएनए लाइगेज चाहिए आपको ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करने के लिए, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। रिपेयर डीएनए ब्रेक हो चुके हैं, निक का फॉर्मेशन हो चुका है, तो उस रिपेयर को मेंटेन कौन करता है? डीएनए लाइगेज। रिकॉम्बिनेशन, वेक्टर पे जाके उसको इंटीग्रेट कराना, वेक्टर से जाके ज्वाइन कराना डीएनए फ्रेगमेंट्स को या डिजायर्ड जीन फ्रेगमेंट को, वो भी कौन करेगा? आपके डीएनए लाइगेज करेगा। ठीक है, तो डीएनए लाइगेज कह सकते हैं आप जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। जीनोम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम किसका होता है? डीएनए लाइगेज का काम होता है। अब ये डीएनए लाइगेज हमने ये तो देख लिया, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, बट वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, किस मैकेनिज्म के थ्रू होगा, अब हम स्टडी कर लेते हैं वो मैकेनिज्म। तो डीएनए लाइगेज हमने देखा कि डीएनए लाइगेज की प्रोसेस बेसिकली किस पे बेस्ड है? एटीपी बेस्ड है। कैसे? जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी भी सिंगल स्ट्रैंड के बीच में निक का फॉर्मेशन होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है आपका पास, जब कोई भी निक का फॉर्मेशन होता है या आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, तब एक एंड क्या कहलाता है? उसका 5' एंड जनरेट हो जाता है और दूसरा एंड हो जाता है उसका 3' प्राइम।
3' होता है, एक 3' और एक 5' एंड होता है। 5' एंड पे हमें पता है जो फ्री, मैं सिंगल स्टैंड बनाती हूँ, फ्री 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 3' एंड पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, जब भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक होगा या निक का फॉर्मेशन होगा तो एक फ्री 5' एंड जनरेट होता है, एक फ्री 3' एंड जनरेट होता है। 3' एंड पे हमें पता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और 5' एंड पे क्या प्रेजेंट होगा, उसका फॉस्फेट ग्रुप। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में निक का फॉर्मेशन। अब इस निक को रिपेयर करना है, डीएनए लाइगेज आएगा। अब डीएनए लाइगेज किस मैकेनिज्म के थ्रू इस निक को रिपेयर करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले जो डीएनए लाइगेज होता है, एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिव साइट होती है, कोई भी एंजाइम होता है उसकी एक्टिव साइट होती है। डीएनए लाइगेज की जो एक्टिव साइट होती है, यहाँ पर लाइसिन अमीनो एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा, लाइसिन। तो डीएनए लाइगेज की एक्टिव साइट पे कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, लाइसिन। मतलब इसकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होगा। डीएनए लाइगेज की एक्टिव साइट पे लाइसिन ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे ही एटीपी डिपेंडेंट है, फर्स्ट स्टेप में एटीपी आके जुड़ेगा। ठीक है, जैसे ही एटीपी आके जुड़ेगा, डीएनए लाइगेज एटीपी से बाइंड होगा तो क्या करेगा, डीएनए एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, डीएनए लाइगेज एएमपी, डीएनए लाइगेज एएमपी, और इसके में पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। डीएनए लाइगेज की एक्टिव साइट पे हम पूरी देखेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डीएनए लाइगेज की एक्टिव साइट पे क्या आके बाइंड हो जाएगा, एएमपी आके बाइंड हो जाएगा, और पायरोफॉस्फेट क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। अब ये डीएनए लाइगेज एएमपी जाके किससे, इस डीएनए पे जाके बाइंड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, एएमपी जाके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कराएगा। कैसे कराएगा, अब उस मैकेनिज्म पे जाते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो डीएनए लाइगेशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। डीएनए लाइगेज की मैकेनिज्म कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगी, 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। फर्स्ट स्टेप सेल्फ एडिनाइलेशन, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेल्फ एडिनाइलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का सेल्फ एडिनाइलेशन होगा। सेकंड स्टेप ट्रांसफर एडिनाइल ग्रुप, ट्रांसफर एडिनाइल एएमपी टू डीएनए। जो एडिनाइलेटेड एएमपी बना है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, डीएनए पे ट्रांसफर हो जाएगा। और थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड। स्टेप्स बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी, बस ध्यान से समझिएगा। सेल्फ एडिनाइलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का सेल्फ एडिनाइलेशन क्या होगा, ये डीएनए लाइगेज आपके पास एंजाइम है, डीएनए लाइगेज, इसकी एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट है, लाइसिन, लाइसिन रेसिड्यू प्रेजेंट है। क्या आया है आपके पास, एटीपी आएगा, फ्री एटीपी आया, फ्री एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम क्या कहेंगे, एटीपी। ध्यान से समझिएगा, जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फ्री एटीपी इस पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा इसके लाइसिन रेसिड्यू से क्या बाइंड हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, और पायरोफॉस्फेट, जैसे इसने अटैक किया एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और क्या निकल जाएगा, पायरोफॉस्फेट, पीपीआई रिलीज हो गया। एपी मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक पी, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा और ये पायरोफॉस्फेट रिलीज हो जाएगा। तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये जो क्या है, एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आके यहाँ बाइंड हो चुका है और पायरोफॉस्फेट रिलीज हो चुका है। अब जैसे ये नेक्स्ट स्टेप में ये सेल्फ एडिनाइलेशन ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज की एक्टिव साइट पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट आके जुड़ चुका है, किसके थ्रू, लाइसिन रेसिड्यू के थ्रू जुड़ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफर एडिनाइल एएमपी टू डीएनए। अब ये जो एडिनाइलेटेड एएमपी है जो डीएनए लाइगेज के साथ बाइंड हुआ है, ये कहाँ पे जाएगा, डीएनए के पास जाएगा। अब डीएनए के पास जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब ये डीएनए के पास जाएगा, ये एडिनाइलेटेड एएमपी लाइसिन रेसिड्यू से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये डीएनए लाइगेज,
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब एडिनाइलेटेड एएमपी डीएनए के पास गया, ये फ्री निक का फॉर्मेशन है आपके पास, यहाँ पर है आपका फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये डीएनए लाइगेज जाएगा इसके पास और इसके फ्री फॉस्फेट ग्रुप से क्या बाइंड हो जाएगा, एक और फॉस्फेट, मतलब एएमपी वाला फॉस्फेट, और ये क्या है आपका एडिनोसिन, एडिनोसिन जाके बाइंड हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आ गई, ये सेकंड स्टेप हो गई कि ट्रांसफर डीएनए लाइगेज टू आपका डीएनए लाइगेज या एडिनाइलेटेड एएमपी डीएनए लाइगेज कहाँ पर ट्रांसफर हो चुका है, डीएनए पे ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, इसका जो 3' पे 3' पे जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके फॉस्फेट बॉन्ड पे। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके फॉस्फेट के ऊपर, इस बॉन्ड का ब्रेक हो जाएगा और जो एनर्जी रिलीज होगी उससे क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके, इस न्यूक्लियोटाइड के और इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियोटाइड का अटैच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इनके बीच में क्या हो जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही और वापस से क्या रिलीज हो जाएगा, एएमपी वापस से रिलीज हो जाएगा। एएमपी क्या हुआ, वापस से रिलीज हो गया इस प्रोसेस के बाद। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, इसके 3' पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप था उसने 5' पे जो प्रेजेंट था ग्रुप, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अटैक करने के साथ ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के फॉर्म में वो वापस से रिलीज हो गया। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट क्या हो गया, वापस से रिलीज हो गया और इसमें क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब आप ये सोच रहे होंगे जरूरत क्या है एटीपी के आने की, जरूरत क्या है न्यूक्लियोफाइल अटैक की। तो इसका रीजन ये है कि जैसे ही निक का फॉर्मेशन होता है या ओकाजाकी फ्री ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं तो उसके 5' एंड पे केवल एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये एक फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए इनफ नहीं होता है, उसको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 फॉस्फेट ग्रुप का वहां प्रेजेंट होना जरूरी है। 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो एक पे वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा जिससे बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो एनर्जी रिलीज होगी वही बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। मतलब जब तक एटलीस्ट कम से कम 2 फॉस्फेट ग्रुप उस न्यूक्लियोटाइड पे अटैच होना जरूरी है। अब जब जैसे ही निक का फॉर्मेशन हुआ था 5' एंड पे केवल एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप था जिसके कारण वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन इजीली नहीं हो पाता। इसी कारण लाइगेज को क्या जरूरत थी, लाइगेज अपने साथ एक और फॉस्फेट को लेके आया एएमपी के फॉर्म में। एएमपी वाला फॉस्फेट यहाँ पर जुड़ा जिसके कारण 2 फॉस्फेट ग्रुप हम यहाँ जुड़ चुके थे। जैसे ही 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेंगे अब 3' क्या करेगा, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, इस बॉन्ड का ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के ब्रेक से जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इसके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के काम में आएगी। तो इस कारण एएमपी जो आपका डीएनए लाइगेज था वो एटीपी से बाउंड हुआ। एटीपी किस में कन्वर्ट हुई, एएमपी में। पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ, वो डीएनए लाइगेज एएमपी को अपने साथ लेकर बाउंड होकर लेके आया और किसका फॉर्मेशन कराया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का। जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा एंजाइम एएमपी के साथ क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये था बेसिकली डीएनए लाइगेज की मैकेनिज्म, कैसे डीएनए लाइगेज वर्क करता है, क्यों उसको एटीपी रिक्वायर्ड होती है, कैसे जाके वो बाइंड करता है, कैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, वो सब हमने देखा। क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, मॉलिक्यूलर एनर्जी, और यदि बॉन्ड डिसोसिएट होते हैं तो भी एनर्जी रिलीज करते हैं। ये बॉन्ड एनर्जी हमें पता है। तो ये बेसिक था डीएनए लाइगेज की मैकेनिज्म कि डीएनए लाइगेज क्या होता है। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।